तो देखिए, अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्रांति कोण अपन ने जान लिया था। अब अपन जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, या यूं कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रतिबंध। दो शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को होने के लिए आवश्यक है। अब इसमें एक चीज देखो, एक तो शब्द अपने पढ़ा था, पहले घटना पढ़ी थी प्रकाश का परावर्तन, और यहां अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन जान लें। देखो, परावर्तन के अंदर प्रकाश एक माध्यम से आते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकरा करके वापस से जा रहा था। वहां उसके लिए यह आवश्यक नहीं था कि प्रकाश विरल से सघन में आए या सघन से विरल में आए, लेकिन यहां यह आवश्यक है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ही प्रवेशित होना आवश्यक है। दूसरा, वहां क्रांति कोण वाली शर्त भी नहीं थी। फिर वहां अपन ने एक चीज जानी थी कि परावर्तन की घटना के अंदर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और चाल, उनमें तो परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो रही थी। तो यही चीज यहां ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता में जो हानि होती है या जो क्षय होता है वो नगण्य होता है, अत्यंत कम होता है। इसीलिए प्रकाश संकेतों को दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन की घटना के अंदर प्रकाश की तीव्रता घटती है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता में नगण्य क्षय होता है। चलो इसे लिख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता घटती है, जबकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता का क्षय या उसका ह्रास, प्रकाश की तीव्रता का क्षय नगण्य होता है। यानी कि मुख्य रूप से हानि प्रकाश के परावर्तन में होती है, और जो दूसरी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें प्रकाश की तीव्रता की हानि नगण्य होती है। नेक्स्ट अब अपन इसमें जानते हैं
माध्यम के अपवर्तनांक का, माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। देखो छोटा सा पॉइंट है, माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। कैसे अपन संबंध निकालेंगे? अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होती हुई विरल माध्यम में आती है, यानी कि पहला माध्यम सघन माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम विरल माध्यम हो गया, इस स्थिति के अंदर तो आपतन कोण जो होगा वो किसके लिए होगा? सघन माध्यम के लिए होगा, और अपवर्तन कोण जो होगा वो होगा विरल माध्यम के लिए होगा। तो देखिए माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण I, माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण I वे विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से देखिएगा, माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण I और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण स्मॉल r हो तो स्नेल के नियम से क्या होगा कि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन, क्योंकि बाद वाला माध्यम कौन है इसमें? विरल। तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष का, यहां सापेक्ष लिखा जाता है, मैंने बता चुका, यहां का और यहां सापेक्ष, यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या सूत्र बनेगा? साइन I अपॉन में साइन R। ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। अब देखिए इसी में अगर अपन क्रांतिक कोण वाली स्थिति की बात करते हैं कि यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण के तुल्य हो, यानी I इज इक्वल टू IC हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर R का मान होगा 90 डिग्री। यानी यूं कह सकते हो, यदि I इज इक्वल टू IC हो तो, यदि I इज इक्वल टू IC हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। इसलिए म्यू विरल माध्यम और यहां सघन माध्यम, यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये बन जाएगा साइन IC। I की जगह क्या रख रहे हैं अपन? IC। तो R की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू? 90 डिग्री। तो साइन IC अपॉन में साइन 90। फिर आप इसे हल कर दीजिए, आगे और देखिए। तो यहां आप इसे क्या कह सकते हैं? म्यू विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू ये बन चुका है साइन IC। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया है विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन IC। अब इसे अगर
उल्टा कर दें, अपन रेसिप्रोकल कर दें, यहां कहा गया है विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेकिन पूछा जाता है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, क्योंकि माध्यम के अपवर्तनांक से यही मतलब है। तो अगर मैं इसे इस तरह से कहता हूं, ध्यान रखना यहां ये फर्क है, स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये यहां तो ऐसा था फिर ऐसा कैसे हो गया, तो वहां सीक्वेंस भी अपन चेंज कर रहे हैं। यहां मैं कह रहा हूं विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई सी। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा इसमें। यानी अगर मैं इस तरह से कह दूं, यहां तो है सघन माध्यम का और यहां ये कर दूं मैं विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये समीकरण बन जाएगी 1 में साइन आई सी, अर्थात सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी। और ये आप जानते हैं 1 में साइन आई सी होता है कोसेक आई सी। तो इसी समीकरण को आप यूं भी कह सकते हैं, म्यू सघन माध्यम विरल माध्यम इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी का मीन्स हो गया है कोसेक आई सी। ये आपके पास माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य संबंध आ गया है। अब यहां पर देखें कि जो माध्यम होता है विरल माध्यम, वो क्या है, वायु है। वायु है तो इस स्थिति में इसे आप केवल क्या कह सकते हैं, सघन माध्यम का विरल माध्यम। विरल माध्यम अगर वायु है तो इसे अपन केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं, केवल अपन इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कह दें। तो ऐसी स्थिति में जब इसे अपन केवल अपवर्तनांक कह रहे हैं तो ये इस स्थिति में बन जाएगा कोसेक आई सी। तो देखिए विरल माध्यम वायु या निर्वात हो तो आप इसे कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू कोसेक आई सी। यहां अपन ने ये माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य संबंध देख लिया है। यहां अपन क्या देखते हैं कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्रांति कोण का मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 3 एग्जाम्पल से आप इसे देख सकते हैं। जैसे हीरा सघन माध्यम है तो इसके लिए क्रांति कोण 24 डिग्री था। फिर अपन कांच की बात करें तो कांच हीरे की तुलना में विरल माध्यम है, हीरे की तुलना में, पानी की तुलना में नहीं, हीरे की तुलना में विरल माध्यम है। तो इसका जो क्रांति कोण था वो अपन ने लिया था 42 डिग्री। यानी कि अपवर्तनांक अगर कम हो रहा है तो अपवर्तनांक अगर अपन उसके सापेक्ष कम देख रहे हैं तो इसमें क्रांति कोण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर अपन पानी के लिए बात करें तो पानी का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम है, तो इसका मतलब इसके लिए क्रांति कोण और ज्यादा होगा। तो आपने देखा पानी के लिए क्रांति कोण जो था वो था 49 डिग्री। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि अगर आप माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्रांति कोण का मान क्या होगा, कम होगा, और अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो क्रांति कोण ज्यादा, और अगर ज्यादा है तो क्रांति कोण का मान कम होगा। फिर से इस डेरिवेशन को आप देख सकते हैं कि माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांति कोण से संबंध। मैंने क्या बताया, माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण आई है और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण स्मॉल आर है, तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये लाइन ध्यान रखना क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू स्नेल के नियम से होगा साइन आई अपॉन में साइन आर। अब इसी में कंडीशन ये अप्लाई कर दें कि यदि I इज इक्वल टू आई सी हो, यानी आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, यानी कि क्रांति कोण वाली स्थिति आ जाएगी। तो यहां आपके पास लिखा जाएगा म्यू यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन में साइन 90, यानी जब I की वैल्यू आप आई सी रखेंगे तो ये R की वैल्यू 90 डिग्री इसमें हो जाएगी। और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस स्थिति के अंदर विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आई सी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। फिर अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, इसको व्युत्क्रम कर दूं, तो मैं क्या देखता हूं कि सघन माध्यम का विरल माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक 1 अपॉन में साइन आई सी, क्रम चेंज हो गया। देखना यहाँ विरल माध्यम का सघन के सापेक्ष था और यहाँ हो गया है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, तो ये 1 अपॉन में साइन आई सी
और 1 में साइन आई सी होता है कोसेक आई सी। यहां इसी को आपने अगर माध्यम वायु है, विरल माध्यम के रूप में अगर वायु या निर्वात है, तो ये म्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा कोसेक आई सी। हाँ देखिएगा, अपन ने माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य अपन ने संबंध निकाल लिया था। अब अपन उस संबंध पर आधारित अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है वो। और एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स में पहले आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चन ये आया है कि प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। ध्यान रहे, क्रांति कोण का मान अपन को 30 डिग्री है। दो क्वेश्चन बनते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी इज इक्वल टू कोसेक आई सी, अपने पास फॉर्मूला था। तो दो क्वेश्चन ही कैसे बनते हैं, एक में म्यू दे रखा होगा और क्रांति कोण ज्ञात करवाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्रांति कोण दिया गया होगा और उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू अपन को ज्ञात करना होगा। तो दो क्वेश्चन अपन को इस पर बेस करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा। प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। क्या क्वेश्चन हुआ, प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। ध्यान रहे, यहां अपन को कोण दिया हुआ है और उस माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहे, यानी क्वेश्चन की एक स्टेप और बढ़ गई। अपन को क्रांति कोण इसमें दिया हुआ है, यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी से। अपवर्तनांक अपन इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो अपवर्तनांक अगर अपन को इसमें ज्ञात हो जाता है तो आप जानते हो अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में वी होता है। तो यहाँ सी क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में वेग हो जाएगा वी। तो देखें, यहां आपको दिया हुआ है क्रांति कोण 30 डिग्री, यानी आईसी की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और उस माध्यम में वेग निकालना है आपको v। तो देखें, आईसी इज इक्वल टू 30 डिग्री और v आपको इसमें ज्ञात करना है। आपके पास ये फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी। बिल्कुल, यहां फिर आप देखिएगा साइन आई सी की वैल्यू दी हुई है, म्यू आपको ज्ञात नहीं करना है, लेकिन म्यू की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि वेग पूछा गया है इसमें। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर वेग पूछा है। तो आप जानते हो म्यू केवल अपवर्तनांक है, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो यह म्यू का मीन्स हो गया है सी अपॉन में वी इज इक्वल टू ये बन गया है साइन आई सी। अब आपको यहां वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना था, v। तो v इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, c इंटू साइन आई सी। बिल्कुल, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। c क्या है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, और जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और साइन आई सी ये है 30 डिग्री। 3 इंटू 10⁸, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात उस माध्यम में जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। अगला क्वेश्चन, इससे अपन ऑपोजिट कर देंगे उस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन ले लें कि उसके अंदर अपवर्तनांक आपको दे दिया जाए और क्रांति कोण का मान ज्ञात कराया जाए।
तो देखिए अगला क्वेश्चन जो अपन लेंगे उसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण कितना डिग्री हो, 30 डिग्री, अर्थात आई से 30 डिग्री दिया हुआ है। वी आपको ज्ञात करना है। ये अपन सिद्ध कर चुके थे कि म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी है, लेकिन म्यू की अपन को पूछा ही नहीं है इसने सवाल के अंदर। अगर इसने ज्ञात करवाया होता तो पहले अपन म्यू ज्ञात कर लेते, फिर उसके बाद एक स्टेप में बढ़ जाते। अपन तो डायरेक्ट आते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी। तो यहाँ v इज इक्वल टू हो गया है c इंटू साइन आई सी। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और IC की वैल्यू साइन ये 30 डिग्री आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 सोल्व किया तो v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में तो आपको क्रांति कोण दिया हुआ था और वेग ज्ञात करवा रहे थे। अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते थे अपन, अपवर्तनांक भी इजी था। 1 में साइन आईसी, आईसी की वैल्यू 1/2, तो इसमें अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ जाएगी। लेकिन वेग पूछा था इसलिए अपन ने वेग ही निकाला है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो उसके लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि हीरे के लिए अपवर्तनांक, यदि हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 हो, यदि हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 हो तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां अपन को इस सवाल में अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी म्यू की वैल्यू दी हुई है और क्रांति कोण का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। अपवर्तनांक 2.42 ये आपको दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 2.42 दिया हुआ है। क्रांति कोण IC ये आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। तो देखो म्यू और IC के बीच में क्या संबंध था अपन पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC, बिल्कुल यही संबंध था। म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो साइन IC इज इक्वल टू हो गया है 1 में म्यू। भाई म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC। जब भी हम म्यू आता है सिंगल, इसका मतलब विरल माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। तो यहां हो गया है म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC या साइन IC इज इक्वल टू 1 में म्यू। फिर देखिएगा साइन IC, अब आपके पास म्यू की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.42। इसे सोल्व कीजिए। 1 में 2.42 इसे हल करते हैं तो ये अप्रोक्स आएगी वैल्यू 0.4132, 0.4132। ये अपने पास वैल्यू आ रही है साइन IC की 0.4132। लेकिन मुझे इसमें ज्ञात करना है IC, तो ये IC इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4132। वैसे आंसर इसी रूप में लिखा जाएगा, अर्थात हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 है तो उसके लिए क्रांति कोण का जो आंसर होगा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4132। अगर ये क्वेश्चन अपने बोर्ड के एग्जाम में आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इसका आंसर इसी रूप में यहां लिख करके आएंगे। लेकिन बुक्स में इसकी वैल्यू साइन की जो तालिका है, साइन की टेबल है, उससे इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, उसमें अगर इसको देखें तो ये साइन इनवर्स 0.4132 ये होता है 24.4 डिग्री, ये अपने पास आता है। और वो टेबल अपन को याद रखना संभव है नहीं, इसलिए आंसर इसी फॉर्मेट में यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए अपन ने
माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण में जो संबंध था उस पर आधारित 2 क्वेश्चन सोल्व किए। जो संभावनाएं थी वो क्वेश्चन अपन ने देखे। एक क्वेश्चन अपन ने देख लिया कि अगर आपको क्रांतिक कोण दिया हुआ है तो अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं और उस माध्यम के लिए अपन वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरा अपन ने देख लिया कि आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है तो अपवर्तनांक के आधार पर आप क्रांतिक कोण का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने इसमें देखा। अब अपन इसमें चर्चाएं करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा उसमें पहली घटना है मृग मरीचिका या रेगिस्तानी मरीचिका या उसे मरीचिका भी कह सकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित पहली घटना का अपन जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है मृग मरीचिका या रेगिस्तानी मरीचिका अथवा मरीचिका यानी मिरेज। ये होती क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर जो यात्री वहाँ भ्रमण कर रहा होता है, ऊंट पे बैठा हो या किसी भी ऊंचे से वो अगर वो सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा होता है, तो उसे रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर जलाशय की भांति एक दृष्टि भ्रम होता है कि कुछ दूरी पर जैसे जल दिख रहा हो। इस दृष्टि भ्रम को ही मृग मरीचिका अथवा मरीचिका कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि मरीचिका है क्या, रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रियों को गर्मियों के दिनों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रियों को गर्मियों के दिनों में यात्रा के दौरान कुछ दूरी पर जलाशय की भांति आभास होता है कि वहाँ कोई जलाशय है, उसके अंदर पानी है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है। जिसका कारण क्या है वो अपन जाने तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। देखिए इसमें होता क्या है, जो रेतीली जो मिट्टी होती है वो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश उस मिट्टी पर आपतित होता है तो वो रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है और उस रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने पर उसके संपर्क में जो वायु की परत आ जाती है वो भी क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म होने पर तापमान में वृद्धि होने से वायु उस स्थान की क्या होगी, विरल हो जाएगी। यानी कि नीचे की वायु कैसी हो गई, विरल, ऊपर की वायु की तुलना में। यानी नीचे की वायु गर्म हो गई जो कि रेत के संपर्क में आई है, नीचे की वायु की परत जो कि रेत के संपर्क में आई है वो ऊपर की वायु के सापेक्ष क्या हो गई, गर्म हो गई। यानी इसका ताप अधिक हो गया, या यूं कह सकते हैं इसका ताप इससे कम है। अगर इसका नीचे वाली परत का ताप ज्यादा है अर्थात वायु यहाँ कैसी हो जाएगी, विरल, उसके अणु दूर दूर बढ़ जाएंगे। तो दूर दूर अगर बढ़ गए हैं अणु और ऊपर में कैसा है, सघन माध्यम। अब जैसे किसी ऊंचे वृक्ष से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो प्रकाश की किरण एक तरह से सघन माध्यम से किस में आ रही है, विरल माध्यम में, क्योंकि नीचे की वायु कैसी हो गई, विरल, और नीचे की वायु की तुलना में ऊपर की वायु कैसी है, सघन। अर्थात प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है। यानी कि ऊपर से किसी वृक्ष से आ रही है तो वृक्ष का एक उल्टा प्रतिबिंब अपन को वहां प्रतीत होगा। यानी कि प्रकाश सघन से विरल में आ रहा है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, एक उल्टा प्रतिबिंब अपन को दिखाई देगा। यही घटना मृग मरीचिका अथवा मरीचिका है। ये इसका अपन ने कारण जाना। दूसरा कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना, वो है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसके लिए क्रांति कोण का मान काफ़ी कम होता है, जो अपन ने अभी देख लिया 24.4 डिग्री, जिसे अपन लगभग 24 डिग्री भी कह सकते हैं। ये हीरे के लिए क्रांति कोण का क्या है, मान है। हीरे का चमकना उसकी कटिंग और उसकी घिसाई पर भी निर्भर करता है, जिससे कि उसके कोणों का निर्धारण किया जाता है। तो हीरे का चमकना, मृग मरीचिका, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। इसके अतिरिक्त एक घटना और होती है उन्मरीचिका, जो कि ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। एक घटना और है, जल से भरे पात्र में किसी परखनली को अगर अपन पटक दें या डाल दें उसको, तो उसका चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इन घटनाओं को एक एक को अपन जानते हैं। देखिए अपन दैनिक जीवन में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाओं का और जिक्र करते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपन ने जान लिया था कि क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है, उसके लिए कौन सी 2 शर्तों का होना आवश्यक है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए,
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। फिर आपने इसके अंदर जान लिया था कि माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। इस संबंध के पश्चात अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूले पर आधारित 2 आंकिक प्रश्न अपन ने हल कर लिए थे। फिर अब अपन जान रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। तो देखिए, दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो घटनाएं हैं उनमें पहली घटना है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कैसे आधारित है वो देखिए। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और ये अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि अपन ने एक न्यूमेरिकल हल किया था, उसमें वैल्यू अपन ने देख ली थी कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक लगभग 2.42 होता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है, अतः अपन इसे मात्रकहीन लिख रहे हैं। और जब अपवर्तनांक 2.42 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण बहुत कम होगा, जो कि 24.41 डिग्री, जिसे अपन लगभग 24 डिग्री भी कह रहे हैं, यानी क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है, जिससे प्रकाश उसके अंदर आने के बाद अंदर सर्कुलेट होता रहेगा। फिर अपन क्या देखते हैं कि हीरे को इस प्रकार से घिसा जाता है या इस प्रकार से काटा जाता है कि उसके अंदर जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है, कि विभिन्न फलकों से प्रवेश करने वाले प्रकाश का भिन्न भिन्न फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। यानी उस कारीगर पर यह चीज निर्भर करती है कि वो उसको हीरे को इस प्रकार से काटे या इस प्रकार से घिसे कि उसके फलकों में प्रवेश करने वाले अलग अलग फलक हैं, फेसेज हैं अलग अलग, उनमें जो प्रकाश प्रवेशित कर रहा है उन अलग अलग फलकों से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। अगर ऐसा होता है तो हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए, हीरे का चमकना, पहली जो घटना है वो है हीरे का चमकना। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 एवं क्रांतिक कोण लगभग 24.41 डिग्री होता है। हीरे को इस प्रकार घिसा या काटा जाता है कि उसके विभिन्न फलकों से प्रवेश करने वाले प्रकाश का भिन्न भिन्न फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब भिन्न भिन्न फलक हैं तो इन फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है या उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें से इस उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो ये पहली घटना अपन ने जान ली है कि हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दूसरी घटना है मरीचिका, या इसे कहा जाता है मृग मरीचिका या रेगिस्तानी मरीचिका अर्थात दृष्टि भ्रम, यानी कि मिरेज। मिरेज होता क्या है, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय के जैसा एक भ्रम प्रतीत होता है कि वहां जलाशय होगा। ऐसा भ्रम अगर अपन हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गर्मियों के दिन हैं, तो वहां पर भी आप महसूस करते हैं कि सड़क पर कुछ दूरी पर ऐसे लगता है जैसे वहां पानी है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है। तो मरीचिका हुई क्या कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को जो जलाशय के भांति जो दिखाई देता है, इस दृष्टि भ्रम को ही, जबकि वहां कोई जलाशय है नहीं, इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह से आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि मरीचिका किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आधे नंबर की इसकी परिभाषा बन जाए और 1.5 नंबर की इसकी व्याख्या आ जाए। तो देखिए, ये मरीचिका कैसे उत्पन्न होती है। होता क्या है, गर्मियों के दिनों के अंदर दोपहर के समय या गर्मियों के दिनों में दिन के समय की अपन बात कर सकते हैं। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश आता है और रेत के ऊपर आपतित होता है तो सूर्य के प्रकाश की उष्मा से रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है। रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण उसके संपर्क वाली जो वायु की परत है, रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने पर उस रेत के संपर्क वाली जो वायु की परत है, वो वायु की परत भी गर्म हो जाती है और वायु के गर्म होने पर वायु में गैस के अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात उसका घनत्व कम हो जाता है। अब उसका घनत्व कम हो गया अर्थात वो विरल माध्यम के रूप में हो गई है। लेकिन उससे ऊपर की जो वायु है जो कि रेत के संपर्क में नहीं है, उसका तापमान इस नीचे वाली वायु की तुलना में क्या है, अधिक है, सॉरी कम है। ऊपर वाली वायु का तापमान नीचे वाली वायु की तुलना में क्या है, कम है, यानी वो ठंडी है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, गर्म कह सकते हैं सापेक्ष रूप से। अगर इसे अपन ठंडी कह रहे हैं, इसका मतलब इसका घनत्व
इस वायु, नीचे वाली वायु की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ऊपर की वायु या ऊपर की परत का घनत्व नीचे की परत की तुलना में ज्यादा है, अर्थात इसका व्यवहार, ऊपरी परत का व्यवहार सघन माध्यम की तरह होगा, जबकि नीचे की वायु की परत का व्यवहार विरल माध्यम की तरह होगा। तो अपन ने देख लिया कि सघन माध्यम हुआ, फिर विरल माध्यम हुआ। अब जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कोई वृक्ष है, अगर उस वृक्ष के सिर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें अपन ये मानते हैं किसी बिंब से है, अगर प्रकाश की किरणें उस वृक्ष के सिर से आ रही हैं तो आप क्या देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। जब ये प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे की ओर प्रवेशित हो रही है, आ रही है, तो अर्थात ये प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त को पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात सघन से विरल माध्यम में आ रही है। अब जब ये सघन से विरल माध्यम में आती है, उस दौरान अपन क्या देखते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो ये प्रकाश की किरण जब ऊपर से नीचे आ रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के पुनः वापस ऊपर चली जाती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई और विरल माध्यम में होती हुई पुनः किस में चले गई, सघन माध्यम में। और इस तरह जब वो प्रकाश की किरण वापस से सघन माध्यम में लौट जाती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो उस वृक्ष का प्रतिबिंब उस स्थान पर उल्टा बन जाता है। क्योंकि शीर्ष वाली प्रकाश किरण नीचे आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और इस प्रकार के जो उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, ये प्रतिबिंब बनते हैं किसी जलाशय के अंदर, वृक्ष के जो परछाई के रूप में देखें, इस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं जलाशयों में, वो उल्टे प्रतिबिंब इसी प्रकार के बनते हैं। अगर अपन उसमें देखते हैं तो इस तरह यात्रियों को वो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ऐसे लगता है कि वहां कोई ना कोई जलाशय है। ये दृष्टि भ्रम ही मरीचिका है। तो ये अपन ने इसकी व्याख्या कर ली। अब जरा इसे देखें कि मरीचिका है क्या। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्मियों के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय के समान दिखाई पड़ता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्मियों के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय के समान दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। तो पहला तो ये कि मरीचिका है क्या, ये इसकी आपके पास परिभाषा आ गई है। फिर अपन बात करें इसी में आगे, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की, इसका एक्सप्लेनेशन कि ये होता किस तरह से है। जैसे मैंने अभी बताया वही बात है कि दिन के समय रेगिस्तानी क्षेत्रों की रेत सूर्य की उष्मा से अत्यधिक गर्म हो जाती है। दिन के समय रेगिस्तानी क्षेत्रों की रेत सूर्य की उष्मा से अत्यधिक गर्म हो जाती है। इस रेत के संपर्क वाली वायु की परत भी गर्म हो जाती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से क्या हो गया, उसका कम हो गया, उसका घनत्व कम हो जाता है। परंतु ऊपरी वायु की परतों का घनत्व अधिक होने से, क्यों अधिक होगा, क्योंकि ऊपर की वायु का ताप नीचे की वायु के ताप के सापेक्ष क्या है, ज्यादा है। जबकि परंतु ऊपरी वायु की परतों का घनत्व अधिक होने से ऊपरी परत प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम की भांति क्या करेगी, व्यवहार करती है, जबकि निचली परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। यानी ऊपरी माध्यम सघन हो गया और निचला माध्यम विरल हो गया। अतः जब किसी वृक्ष के ऊपरी भाग से चलकर प्रकाश की किरणें नीचे की ओर आती हैं तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ऊपर की ओर लौट जाती है, जिससे प्रेक्षक को, यानी जो व्यक्ति उसे देख रहा है, यात्री देख रहा है, जिससे प्रेक्षक को वृक्ष के एक उल्टे प्रतिबिंब का आभास होता है कि वहां एक उल्टा प्रतिबिंब है। इस प्रकार के प्रतिबिंब प्राय पानी में बनते हैं, अतः प्रेक्षक को वहां पर जलाशय का भ्रम उत्पन्न होता है। ये अपन को उसके अंदर लिखना होगा। राजस्थान के अपन जो सिलेबस है उसमें मरीचिका का एक्सप्लेनेशन अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो अपन ने भी इसका एक्सप्लेनेशन ले लिया है, नहीं तो केवल नाम भी हो सकता था। तीसरी घटना देखो, ये दोनों घटनाएं अपनी बोर्ड की बुक में हैं। दो घटनाओं के नाम और मैं आपको इसमें बता दूं। जल से भरे बीकर में अगर किसी परख नली को अपन डालते हैं तो उसका चमकना, या कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है।
तो देखिए तीसरी घटना, जल से भरे बीकर में कांच की परख नली को डालने पर उसका चमकना। इनका एक्सप्लेनेशन ये रहे, अपन केवल नाम लिखेंगे कि जल से भरे बीकर में कांच की परख नली को डालने पर उसका चमकना। और चौथी जो घटना है इस पर आधारित वो है कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो ध्यान रहे, कांच में पड़ी दरार का चमकना और फरक नली का चमकना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं हैं। तो ये अपन ने दैनिक जीवन में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं जान ली हैं। अब अपन जो इसमें जानेंगे वो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए दो अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है पोरोप्रिज्म या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। यह अपने राजस्थान बोर्ड की जो प्रेजेंट टाइम बुक है आरबीएससी वाली, उसके अंदर पोरोप्रिज्म का जिक्र नहीं है। और दूसरा अनुप्रयोग है वह है प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की बुक के अंदर पोरोप्रिज्म है, तो अपन थोड़ा सा ये लिख लेंगे कि पोरोप्रिज्म का उपयोग क्या है, इतना ही पर्याप्त है। तो अब इसके बाद अपन जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर को, और दूसरा जो अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे वो है पोरोप्रिज्म, जिसके केवल अपन उपयोग ही लिखेंगे।